एक गांव में मनोहर और सरला नामक पति पत्नी रहते थे। मनोहर बहुत ही अच्छा और आदरणीय आदमी था। वो मुकेश नामक एक व्यक्ति से दूध लेके अपने घर जाता था। उस दूध को उसकी पत्नी सरला उबा के ठंडा करके एक मटके में डाल के दही बनाती थी। पति पत्नी दोनों एक छोटी दही का दुकान चलाते थे। जो पैसे दही को बेचने से मिलते थे उससे अपना जीवन चलाते थे। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उनका दही का व्यापार अच्छा चलने लगा और बहुत लोग उनसे दही खरीदने लगे। उसके पास दही बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण बाकी लोग खाली हाथ वापस घर चले जाते थे। अगर मैं मुकेश से ज्यादा दूध लूंगा तो किसी को हमारे दुकान से खाली हाथ जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। मुकेश, मुझे ज्यादा दूध की जरूरत है, तुम्हें आज से ज्यादा दूध देना होगा। जरूर मनोहर, उसमें क्या है। ऐसे मनोहर को जितना जरूरत था उतना दूध लेके वो घर वापस चला जाता था। मनोहर का व्यापार अच्छा चल रहा होगा, इसीलिए वो ज्यादा दूध लेके गया। मेरे दूध का व्यापार में कोई तरक्की नहीं हुआ। मुझसे सबसे ज्यादा दूध तो मनोहर ही लेता है, इसीलिए अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो उसे कोई शक नहीं होगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही अगले दिन वो मनोहर को देने वाला दूध में पानी मिला के देता है और सरला हर रोज की तरह उस दूध को दही बनाती है। अगले दिन जब मनोहर ने उस दही को देखा तो वो दही टूटा हुआ बना था और अगले दिन भी वही हुआ था। सरला, आज भी दही वैसे का ही बना है। इस बात के बारे में हमें कुछ करना होगा, वरना व्यापार को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हाँ जी, पर अगर दूसरा दूध वाला भी ऐसे ही नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा। अगर हम ही गाय को लेके एक भरोसेमंद आदमी को उनका देखभाल करने के लिए रख देते तो हमें दूध के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ना। सही सोच है सरला, बिल्कुल करेंगे। मैं कह देता हूँ उसे कि हमें अब दूध नहीं चाहिए। और उनके योजना के अनुसार वो दोनों गाय को लेकर एक भरोसेमंद आदमी को उनकी देखभाल के लिए रखते हैं और मनोहर ये बात मुकेश को कहने के लिए निकल पड़ता है। मुकेश, मुकेश! अरे मनोहर, इस वक्त पे क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस इतना कहने के लिए कि आज से आपको हमें दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं चाहिए दूध तुमको अब से? क्योंकि अब हमारे पास गाय है और उनके लिए एक रखवाला भी है। ऐसे कहकर मुकेश वहां से चला जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाली दूध से दही बनाने के कारण बहुत लोग मनोहर के दुकान से खरीदते थे और इसकी वजह से उनका व्यापार भी अच्छा चलता है और वो दोनों सुख संपत्ति से जीते हैं। हर रोज की तरह जब मुकेश दूध देने बाहर निकलता है तो वो मनोहर के दुकान में दही के लिए लगी भीड़ देखता है। इस गांव में मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास दूध बंद करके उसको अब खुद गाय को खरीदने का साक्षाम है। उसका दुकान को ही बंद करवा दूंगा। ऐसे सोचकर वो अपने घर की फंक्शन में भजन के लिए बहुत लोगों को बुलाता है और दही के लिए मनोहर के दुकान को जाता है। मनोहर, मुझे एक मटका भर दही चाहिए। उतना दही क्यों मुकेश? मेरे घर में आज भजन है तो सबके लिए भोजन भी है। ऐसे कहकर वो दही लेके जाता है। घर जाते ही मनोहर के दिए हुए मटके का दही को दूसरी बर्तन में खाली करके मुकेश के दूध मिश्रण से बनाए हुए दही को उस मटके में डालता है। उसी दही को भोजन में सबको परोसता है। वो खाने के कुछ ही समय में सबको पेट दर्द करना शुरू हो जाता है और उसी समय पे गांव के जमींदार भी वहां आते हैं। सबको दर्द से तड़पते देख पूछते हैं, क्यों तुम सब ऐसे तड़प रहे हो? क्या हुआ? जब से यहाँ का दही खाया है तब से ऐसे ही तड़प रहे हैं। मुकेश, दही में क्या मिलाया तुमने? वो खा के ऐसे क्यों तड़प रहे हैं सब? प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता। ये दही मैं मनोहर से खरीद लाया। सैनिकों, तुरंत मनोहर को मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सैनिक मनोहर को उनके पास लेके आते हैं।
मनोहर के साथ साथ उसकी पत्नी भी उसके पीछे जमींदार के पास आ पहुंचती है। क्या तुमने मुकेश को ये दही बेचा? जी प्रभु। तुम्हारे बेचे हुए दही के वजह से यहाँ सब दर्द के मारे तड़प रहे हैं। तुमने इसमें क्या मिलाया? मैंने आज बहुत लोगों को यही दही बेचा है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैंने दही में कुछ नहीं मिलाया प्रभु, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। जमींदार मनोहर को बंदी घर में बंद करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक उसे ले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो कुछ नहीं किया। क्या इसमें मुकेश का हाथ है? ऐसे सोच ही रही थी कि उसके सामने से मुकेश अपने घर जा रहा होता है। अगर मैं मुकेश के पीछे चलूं तो शायद कुछ पता चलेगा और इस समस्या का हल मिलेगा। और वो मुकेश का पीछा करती है। मुकेश घर जाके अपनी पत्नी को मनोहर के साथ किया हुआ बताता है। सरला सच सुनकर वहां से जा रही होती है कि बगल में छुपा दही का मटका उसे दिखता है। अरे, ये तो हमारे दुकान का दही है। इसने पूरा दही दूसरे मटके में डाल दिया। मुझे अभी ये बात जमींदार को बताना होगा। और ऐसे ही वो दही का मटका अपने साथ लेकर जमींदार को दिखाकर सब सच समझाती है। जमींदार अपने सैनिकों को मनोहर को मुक्त करके मुकेश को बंदी करने की आज्ञा देते हैं और सैनिक जमींदार का कहा मानकर मुकेश को बंदी कर देते हैं। मनोहर का व्यापार मुझसे भी अच्छा चलने की ईर्ष्या से मैंने उसके दुकान को बंद करवाने का योजना बनाया और उसके बजाय खुद मेरा दूध का व्यापार खो के यहाँ बंदी हो गया। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी पत्नी की होशियारी और बुद्धि से मनोहर को बचाने के लिए वो बहुत खुश होता है और दोनों हमेशा की तरह अपना दही का व्यापार खुशी से करते हैं। दूध वाला। बिकनूर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था। उन्होंने बहुत सारे स्वस्थ गायों को पाला जो अच्छा और गाढ़ा दूध देते थे। ये दूध सारे गांव में बेचा जाता था। कबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। कबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पे रखा गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाए और सेहतमंद रहे। गायों को घास चराने के लिए वह दिन में कम से कम 2 बार भेजता था। वह हमेशा ध्यान रखता था कि दूध साफ सुथरा रहे। दूध निकालने के बाद वह 10 दूध वालों को देता था ताकि वह गांव में जाकर बेच दे। दूध वाले कबीर सिंह को पैसे देते थे और कबीर जाकर चंद्रसेना को। चंद्रसेना ने देखा कि कैसे कबीर ईमानदारी से काम करता था और उस पे पूरा भरोसा रखा। महाराज कबीर के साथ अच्छा बर्ताव करते थे और कबीर राजा के बारे में भी अपने बहनों को बताया करता था। एक दिन जब कबीर घर वापस आया तो उसने अपने बहनों को बहुत गुस्से में और परेशानी में देखा। क्या बात है, तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? हम तीनों की उम्र हो गई है शादी के लिए, पर क्या फायदा, शादी के लिए पैसे ही नहीं है। कपड़े और गहनों को छोड़ो, हमारे पास खाने पीने के लिए पैसे काफी नहीं है।
मैं तुम लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, अगर इससे भी खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो। और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले, उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिक्र नहीं है इसीलिए। तीनों बहनें रोने लगी और कबीर को बहुत बुरा लगा। अब तुम सब मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना। अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे। हाँ, और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। पर ये तो धोखा हुआ, मैं राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कबीर सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था, पर उसकी बहनों ने उसको भावुक करके जैसे तैसे उससे ये काम करवा ही दिया। कबीर सिंह अक्सर कमाए गए पैसे राजा को देता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को देने लगा। मुझे ऐसा करना नहीं पसंद, ये आखिरी बार है, इसके बाद मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलना। कबीर की बातें सुनकर बहनों ने उसको पैसे वापस किए और घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगी। कबीर के पूछने पर तीनों ने धमकी दी कि वे घर छोड़कर चले जाएंगे। मजबूर होकर कबीर को उनकी बात माननी ही पड़ी। कमाए गए पैसे राजा को देकर अधिक पैसे अपनी बहनों को देने लगा। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही समय में कबीर की बहनें नए नए साड़ियां और गहने खरीदने लगे और अच्छा खासा खाने भी लगे। उनकी जिंदगी ही बदल गई। घर पर बैठे बिना तीनों सज धज के बाहर घूमने लगे, सबके आगे दिखावा करने के लिए। गांव के सारे लोग हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये तीन बहनें कबीर की कमाई को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को ऐसा करते हुए। पर कबीर सिंह के पास इतने पैसे आए कहाँ से? सब लोग कबीर के बारे में बातें करने लगे और बाकी के मंत्री कबीर की कमाई पर ईर्ष्या करने लगे, तो इस बात पर जांच करना शुरू कर दिए। जल्द उनको सच पता चल गया कि वह दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। 70% राजा को देकर बाकी के 30% अपनी जेब में डाल रहा था। खेत के कारीगरों से मंत्रियों ने ये बात का पता लगाया। सारे मंत्री गए राजा के पास और उनको पूरा सच बता दिया। अब क्योंकि राजा को कबीर से बहुत लगाव था, उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कबीर को दंड देने का। तीनों बहनें आए कैद खाने अपने भाई को देखने के लिए और उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी ही वजह से उनका भाई आज जेल में बंद पड़ा है। बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और तीनों गए महाराजा के पास और उनको सब सच बताया कि असल में ये सब उन तीनों की ही गलती है और कबीर दोषी नहीं है। उन्होंने राजा से भीख मांगी कबीर को छोड़ने के लिए। जब राजा ने ये सब सुना तो उन्होंने तीनों बहनों को भी कबीर के साथ कैद खाने में ही डाल दिया और कहा, दंड केवल गलत करने वाले को ही नहीं, गलत सोचने वाले को और गलती में हिस्सा लेने वाले को भी मिलनी चाहिए। सुब्बैया रंग बिरंगी मुर्गियों को एक तरफ एक टोकरी और दूसरी तरफ एक और टोकरी में रखता था। उन मुर्गियों को सारा गांव घुमाकर उन सबको बेचकर पैसे लेकर वो खुशी खुशी घर लौटता है। सुनो करके उसकी पत्नी सुब्बम्मा को पुकारता है सुब्बैया। हाँ जी, आप आ गए, सारे मुर्गियों को बेच दिया आपने, ऐसे कहती है सुब्बम्मा। अरे हाँ हाँ, दुगने दाम को बेच दिया मैंने, ऐसे खुशी में कहता है सुब्बैया। हाँ हाँ,
उस मुर्गी को अंडे देने के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा अब। हाँ, बात तो सही है। उन सब मुर्गियों में से एक गुलाब रंग की मुर्गी को अपने हाथ में लेकर, हाँ, ये मुर्गी तो हर 2 महीनों में एक बार ही अंडे देता है। काश ये साल भर हर महीने ऐसे अंडे देता, हम इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते। ये कहकर उस मुर्गी को वही जमीन पे छोड़ देता है सुब्बैया। चलो छोड़ो जी, इसी मुर्गे के वजह से तो हम कुछ तो भी कमा पा रहे हैं, अब उसी से काम चलाना होगा। अब चलो, खाने का वक्त हो गया, खाने आ जाइए आप। उस रात के 12 बजने के बाद सुब्बैया धीरे से नींद में जागकर अपनी आंखें खोलता है। उसके बगल में मौजूद सुब्बम्मा गहरी नींद में थी। इसी को मौका मानकर सुब्बैया धीरे से एक चाकू को लेकर बाहर जाता है। बाहर टोकरी के नीचे मौजूद उस गुलाब रंग की मुर्गी को वो बाहर निकालता है और उस मुर्गी से सुब्बैया ऐसे बात करता है, हर महीना अगर तू अंडा देगी तो तेरा कुछ जाएगा क्या? या फिर तुझे इस बात की घमंड है कि तू एक ही है जो रंग बिरंगे अंडे देती है? आज मैं तेरा घमंड उतार दूंगा। तो क्या कि तुम हर महीना अंडे नहीं देती हो, सारे अंडे तो तुम्हारे ही पेट में है ना। उन सारे अंडों को एक ही साथ बाहर निकालकर मैं उन सबको एक ही बार में बहुत ज्यादा पैसे के लिए बेच दूंगा, देख लेना। ऐसे कहकर जोर से हंसकर उसके चाकू से उस गुलाब रंग की मुर्गी को मार देता है सुब्बैया। लेकिन उसके पेट में देखने पर उसे एक भी अंडा नजर नहीं आता है। हाय भगवान, ऐसे सोचते ही रहता है कि इतने देर में सुब्बम्मा नींद से जाग उठती है। वहाँ आकर उसके पति के किए को देख, अरे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने सोचा कि सबकी तरह तुम मूर्ख नहीं हो, पर तू तो वही निकला। अरे रे, इतनी अच्छी पैसे देने वाली मुर्गी को तूने जान से मार दिया। अरे रे, सोने की बतख की कहानी कभी सुनी नहीं है क्या तुमने? हाय भगवान, ये मेरे पति ने क्या कर दिया? तुझे लालची बनने की क्या जरूरत थी? ऐसे वो रोती रहती है कि इतने में ए सुनो, क्या कर रही है तू? सुब्बम्मा उठो, क्या हो गया तुझे? सोते हुए इतनी जोर से चिल्ला रही है, पागल हो गई है क्या? नींद से जागकर सुब्बम्मा परेशान होकर अपने पति की ओर देखती है। उसे कुछ नहीं समझ आता है। वो तुरंत बाहर जाकर टोकरी के नीचे बैठे उस मुर्गी को भी देखती है। वो मुर्गी तो हमेशा की तरह सही सलामत थी। ये देख सुब्बम्मा अंदर आकर, ओह, ये सब सपना था, मैंने तो सच सोच लिया था इसे। ऐसे कहती है सुब्बैया से। क्या सपना, क्या सच की बात कर रही है? आधी रात को मुझे उठा दिया तूने अच्छी नींद से। चल जाओ, सो जाओ अभी, कहता है सुब्बैया। अरे जाइए ना आप भी, मुझे तो बुरा सपना आया कि आपने उस मुर्गी को जान से मार दिया, क्योंकि आप लालची बनकर उसके पेट में मौजूद अंडों को निकालना चाहते हैं। मैं कितनी घबरा गई, पता है आपको? मुझे क्या पता था कि वो सपना है, मैंने तो आपको बहुत डांट लिया। ऐसे कहती है। हाँ, ठीक है। वैसे मैं उस मुर्गी को क्यों मार डालूंगा? मैं क्या पागल हूँ? वैसे मुझे तो हमारा अतीत बहुत अच्छी तरह से याद है। आज अगर हमें चैन की नींद मिल रही है तो वो उस गुलाब रंग की मुर्गी के वजह से ही है। उसको मैं क्यों मार डालूंगा? चलो सो जाओ अभी, तुम और तुम्हारे सपने। ऐसे कहकर सुब्बैया सो जाता है। लेकिन सुब्बम्मा वही बैठकर अतीत में चले जाती है। एक समय में सुब्बम्मा और सुब्बैया दोनों मुर्गियों का व्यापार करते थे। सुब्बम्मा कुछ मुर्गियों को अपने घर के पास ही रखती थी। उनको खाना देना, उनके अंडों को इकट्ठा करना और उन अंडों को अगल बगल वालों में बेच देना, बड़े हुए मुर्गियों को बिकाव के लिए रख देना और उन मुर्गियों को सुब्बैया का इधर उधर जाकर बेच देना, यही होता था। लेकिन मुर्गियां हर रोज नहीं बिकती थी, कभी कभार तो 10-15 दिनों में एक ही मुर्गी बिकता था। इसी कारण सारा गांव घूम घूम कर थक कर घर आता था सुब्बैया। कभी कभार तो उन मुर्गियों को दाना डालने के लिए भी सुब्बैया और सुब्बम्मा के पास पैसे नहीं थे। तब एक दिन सारा दिन घूमकर थके हारे सुब्बैया उसके घर लौटता है। घर आकर वो बरामदे में बैठता है और उसके बगल में सुब्बम्मा खड़ी रहती है। क्या आज भी एक भी मुर्गी नहीं बिकी? वो ऐसे पूछ ही रही थी कि वहाँ एक साधु आता है। माता, खाने के लिए कुछ दे दो, ऐसे पूछता है। थका हुआ सुब्बैया, ए साधु, हमारे पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है, अब तुम्हें क्या दे?
अगर चाहिए तुम्हें तो हमारे पास बहुत सारे मुर्गे हैं, एक लेकर जाओ, ऐसे कहता है। तब साधु छोटा सा हंसी एक देकर, मुर्गी का मैं क्या करूँगा बेटा, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मेरे पास ही एक मुर्गी है, इसको तुम ही पालो, ये लो। ये कहकर उनके हाथ में मौजूद एक गुलाब रंग की मुर्गी को उसके हाथ में देता है। मुड़कर देखने से पहले ही वो साधु वहाँ से गायब हो जाता है। सुब्बैया तब उस गुलाब रंग की मुर्गी को देख, इस तरह की मुर्गियाँ भी मौजूद है क्या? अगर इसी रंग के मुर्गियाँ हमारे पास होंगे तो हम उन्हें दुगने दाम में बेच पाएंगे, ऐसे कहता है सुब्बम्मा को देखते हुए। हाँ चलो ठीक है, अब हमें इस प्रकार के मुर्गी कहाँ मिलेगा? वो साधु मांसाहारी नहीं था इसीलिए दिया उसने, वरना इस रंग की मुर्गी हमारे पास कहाँ से आता? ये कहकर उस मुर्गी को वही एक टोकरी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन देखने पर वो मुर्गी अंडे देता है। ये देख वो दोनों उन सारे अंडों को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं। कुछ दिन बाद उन अंडों से बाहर आए मुर्गियों को देख सुब्बम्मा आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे सुनो, इधर आइए आप, सुनते हो? अरे कहाँ हो आप? इधर आइए जल्दी। ऐसे वो अपने पति को पुकारती रहती है। अरे क्या हो गया? ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई मर गया, क्या हो गया? उसके ऐसे कहने पर सुब्बम्मा उसे रंग बिरंगी अंडों को दिखाकर ऐसे कहती है, अरे देखिए ना, उस साधु ने जो मुर्गी हमको दिया है उसके अंडों से रंग बिरंगी मुर्गियाँ आई है। ये कहकर सुब्बम्मा उन मुर्गियों को सुब्बैया को दिखाती है। चलो अच्छा ही हुआ, भगवान की कृपा हो या साधु की, हमारे लिए तो ये भला ही है। चलो हमारी मुश्किलें तो खत्म हो गई। आज ही मैं इन सारे मुर्गियों को बाजार में दुगने दाम पर बेचकर उन पैसों के साथ घर लौटूंगा। सुब्बैया जो रंग बिरंगे मुर्गियों को लाता है वहाँ के गांव वाले कभी नहीं देखे थे। इसी कारण गांव वाले सारे बहुत उत्साह से हमें चाहिए तो हमें चाहिए ऐसे एक दूसरे में बहस करते हुए सुब्बैया के पास जाते हैं। ऐसे वो मुर्गी 1 महीने में सारे दिन अंडे देकर, फिर 2 महीने बिना अंडों के, फिर उसके बाद 1 और महीना सारे दिन अंडे देते हुए रहती थी। अब उन्हीं महीनों में सुब्बैया भी अंडों को जमा करके उन्हें बाजार में बेचता था। ऐसे ही कुछ ही दिनों में पति पत्नी दोनों कमाए हुए पैसों के कारण चैन की नींद सोने लगते हैं। सुब्बम्मा वापस होश में आकर, ओह अब याद आया, सुबह मैं सोच रही थी कि ये मुर्गी साल भर अंडे क्यों नहीं देती है, शायद उसी कारण ऐसा बुरा सपना आया मुझे। ये सोचकर वापस गहरी नींद में सो जाती है सुब्बम्मा।